तो हेलो स्टूडेंट, कैसा आप सभी। आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और अब हमने क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हमने बात की। इससे पहले वाले हमने वीडियो में हमने समझा था कि इलेक्शंस होते क्या है, हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है और ऐसी कौन सी चीजें जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटाइज करते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन बेसिकली बोल सकते हैं। तो आज के इस वीडियोस के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक का टारगेट रहेगा, आज का जो हमें पढ़ना है, एक तो हमें समझना है इसके अंदर। एक तो आज हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे बेसिक चैप्टर में। आज के हमारे जो टॉपिक का टारगेट रहेगा, एक तो हमारा रहेगा पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन की हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा जो टॉपिक का टारगेट रहेगा बेसिकली, दूसरा जो हमें इसके अंदर टॉपिक समझना है, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन की हम बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर्स के अंदर हमें दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है, और आइए वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि इलेक्टोरल, चाहे मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब होता है। देखो, पॉलिटिकल कंपटीशन का बेसिकली मतलब बोल सकते हैं कि जब कोई भी, जब मल्टीपल पार्टी, जब क्या होता है, जब मल्टीपल पार्टी, जैसे कोई फील्ड है, फील्ड के अंदर मल्टीपल पार्टी आके क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ती है, झगड़ती है। मतलब लड़ने झगड़ने का मतलब कि ये नहीं कि हाथापाई कर रहे, बेसिकली लड़ती झगड़ती, मतलब कि जैसे तुमने देखा जब इलेक्शन टाइम आता है तो क्या बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज हमें दिखाई देती है। एक जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, चाहे मैं बीजेपी की बात कर लूँ, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर लूँ, है ना। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल जब पार्टीज या जब लीडर्स क्या होते हैं, आपस में आके दूसरे से लड़ते हैं, मतलब कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव करा होते हैं और इलेक्शन में लड़ते हैं, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन। इसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सभी रिप्रेजेंटेटिव का एक ही मेन फोकस होता है कि उनको किसी तरह से इस इलेक्शन को जीतना है ना, और पावर को गेन करना है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, यही क्या होता है, हमारे पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं। तो मैंने समझाया पॉलिटिकल कंपटीशन की बात की है नाम में मैंने, पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन क्या है, रायवैलरी, ठीक है, रायवैलरी बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, है ना। बहुत सारी जब पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जब आपस में आके इलेक्शन के टाइम में देखा होगा कि हर पार्टी से कोई ना कोई, हर एरिया के अंदर बहुत सारे हमें रिप्रेजेंटेटिव हमें खड़े दिखाई देते हैं। हर रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। लड़ने का मतलब है कि जैसे कि तुमने देखा होगा जब इलेक्शन के कैंपेन सब चलते हैं, तो तुमने देखा हर पार्टी आके वादा करता है, या बेसिकली अपने जनता से ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप हमारे जीत में, क्या हमारी पार्टी को वोट देंगे या आप मुझे जिताएंगे, तो मैं आपके लिए ये सारी चीजें काम करूंगा। वो काफी सारे ऐसे प्रॉमिस कहते हैं, जैसे कि मैं आपके एरिया के अंदर, जैसे कि सड़क टूटे, मैं रोड को क्या करूंगा, मैं रोड का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दूंगा। वो बोलते हैं कि जैसे कि आपके एरिया के अंदर अगर कहीं भी वाटर का अगर प्रॉब्लम, तो वाटर की अवेलेबिलिटी हम करवाएंगे। अगर आपके एरिया के अंदर सीवर की प्रॉब्लम, तो सीवर को हम साफ करवा देंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोमिस करती है। जैसे तुमने नोटिस किया होगा अपने आसपास देश होते इलेक्शन टाइम में, ऐसे बहुत सारे जब लीडर्स जो होते हैं, या चाहे उनको रिप्रेजेंट, या बहुत सारी पार्टी आके क्या करती है, आपस में दूसरे से लड़ती है। हर कोई अपने आप को बेटर, एक तरह से हम बोलते हैं, हर कोई अपने आप को बेटर प्रेजेंट करने की कोशिश करता है नहीं करता। हम क्या करते हैं, उनकी इन्हीं चीजों पे हम क्या करते हैं, हम उनको बेसिकली हम वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू उनको वोट करते हैं, और वोट करके हम क्या करते हैं, उनको जिताते हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने समझा पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब कि यहाँ पर देखा हमने समझा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी या मैं कैंडिडेट की बात करूँ, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट, कैंडिडेट win the election, win the election and gain power, gain power in democracy। क्या करते हैं, इलेक्शन को जीतते हैं, है ना। इलेक्शन को जीतते हैं और अपने पावर को क्या करते हैं, बेसिकली गेन करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, है ना। और पावर जीतते कैसे, ऑफ कोर्स ही बात है, जो वहाँ की जनता होगी, जो वहाँ के पीपल होंगे, वोटिंग के इलेक्शन में अब क्या करते हैं, वोट के थ्रू उनको पावर्स देते हैं। हमें इस हमें इस टॉपिक के अंदर हम ये भी समझना है कि देखो हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं।
अगर मैं पॉलिटिकल कंपटीशन बोल रहा हूँ तो देखो पॉलिटिकल कंपटीशन बेसिकली अच्छा भी है, क्या है, अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों इसके एस्पेक्ट को समझेंगे। देखो पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। इसके टू एस्पेक्ट की मैं बात करूंगा, कितने एस्पेक्ट की बात करूंगा मैं, टू एस्पेक्ट्स की बात करूंगा। एक तो कुछ के हम बात कर लेंगे पॉजिटिव की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे, अगर मैं पॉजिटिव और इसकी एक नेगेटिव की बात कर लूँगा, कितने दो एक्सपेक्ट की बात करूंगा। देखो पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा क्यों, यहाँ पे अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या मिलता है, उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे इलेक्शन होता है, मान लो डिफरेंट पार्टी से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं इलेक्शन टाइम में खड़े होते हैं। क्या हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या डिफरेंट लीडर्स हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन के अंदर नहीं होते। जैसे कि मान लो अगर उनमें से हमें कोई मतलब कि लीडर में अच्छा नहीं लगता है, हाँ ठीक है ये बेसिकली हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगा, ये अपने मतलब से काम करेगा, मतलब कि बस इलेक्शन जीतने में, तो हमें ऐसा अगर वो लगता है कि हाँ ये अच्छा एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, हम उसको वोट कर लेंगे, वो अच्छा नहीं तो हम अगले वाले को वोट कर लेंगे, है ना। तो बेसिकली ऐसा सिस्टम चलता रहता है। तो क्या पॉजिटिव के अंदर हम बोल सकते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं और इसके बात करूँ पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि हर लीडर या हर पार्टी अपने को एक अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। क्यों अच्छा प्रेजेंट करेंगे तभी तो जनता उनको चुनेगी, क्योंकि अगर वो अच्छा काम है तो उनके पास जनता दूसरे और लीडर्स हैं, उनको भी चुन सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पार्टीज होती है वो क्या करती है, वो चीज को इंश्योर करती है टू मेक अ बेटर पॉलिसी बनाते हैं, क्या बनाते हो, बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, है ना, फॉर्मुलेट करते हैं बेसिकली। तो ये भी हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। और हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, अगर मैं पॉलिटिकल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हम पॉजिटिवली हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो रूलर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। इसके अंदर जो रूलर्स होते हैं क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं टू द पीपल्स, ठीक है। तो वो अकाउंटेबल भी होते हैं कि हाँ ठीक है कि हमने जो काम किया हम उसके लिए अकाउंटेबल भी होंगे। अकाउंटेबल कैसा होता है, तुमने देखा होगा कि जब भी कोई पार्टी, जैसे दो लीडर्स खड़े, बेसिकली एग्जांपल लेके समझाता हूँ, दो लीडर्स हैं, उनमें से जो भी लीडर जीतता है वो क्या होता है, वो जीत जाता है, उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है उस बेसिकली स्टेट के अंदर, है ना। बेसिकली हमने ये भी समझ लिया। जो पार्टी हार जाती है उसको हम कहते हैं अपोजिशन पार्टी कहते हैं, है ना, अपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो यहाँ तुमने बहुत बार देखा होगा समटाइम्स क्या होती है, अपोजिशन पार्टी उनकी गलतियों को बार बार ढूंढती है, ढूंढती नहीं ढूंढती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि इन गलतियों को ना निकाले, इसलिए वो क्या करते हैं कि बेसिकली जो जीती हुई पार्टी तो हमेशा ट्राई करती है कि हम अच्छे काम करें, कि बेसिकली एक अच्छा बेटर पॉलिसी हम क्या करें, फॉर्मुलेट करते रहे, जिससे अगेन अगर दोबारा इलेक्शन होता है हमें वहाँ की जो जनता है वो हमें दोबारा चुने। और साथ में क्या होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर जो मतलब कि जो रूलर्स होते हैं वो अपने आप को अकाउंटेबल रखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब कि वो अकाउंटेबल हो जाते हैं जनता के लिए। वो जो भी काम करते हैं, जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर मान लो कोई पॉलिटिकल लीडर था, उसने इलेक्शन के टाइम में बोला था कि आप हमें जिताएंगे तो हम क्या करेंगे, आपके एरिया के अंदर जो रोड के जो टूटे हुए हैं हम उसको क्या करवा देंगे, रिपेयर करवा देंगे। अब उन्होंने काम नहीं किया था एज अ मैं वोटर, क्योंकि भाई मैंने तो उसको जिताया, मैंने तो उसको वोट दिया, तो मैं वो मेरे लिए क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। मैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि सर आपने आपने ये बोला था कि आप हमें जिताएंगे, तो हम आपके लोगों के लिए, हम आपके एरिया के अंदर जो रोड की जो प्रॉब्लम्स है हम उसको रिपेयर करेंगे, बोले ठीक करेंगे, बनवाएंगे रोड। आपने वो काम नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया, ये उनका क्या है। तो वो इसी तरह से जो जीती हुई पार्टी तो हमारे लिए अकाउंटेबल भी कहीं ना कहीं हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं पॉलिटिकल कंपटीशन की, तो देखो नेगेटिव पॉइंट के अंदर आता है कि सबसे एक नेगेटिव पॉइंट क्या देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर लीडर्स का मेन फोकस सिर्फ जीतना होता है। लीडर का मेन फोकस क्या है, सिर्फ जीतना है। अगर मैं बात करूं रेदर देन ऑन सर्विंग टू पीपल, पीपल को सर्व करने की जगह बस उनको जीतने से मतलब है, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, बस हमें ये इलेक्शन क्या करना है, बस हमें जीतना है। बस उनको किससे, इनकी कॉपरेशन बस जीतने से है कि हाँ हमें सत्ता में आना है, हमें अपनी खुद की सरकार बनानी है, ठीक है। समटाइम्स हमें एक और नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है जिसकी हम बात करते हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है, लीडर्स होती है, बेसिकली क्या करती है, क्रिएट करती है, क्या क्रिएट करती है, क्रिएट डिवीजन क्रिएट कर जाती है। चाहे वो हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन, मैं कास्ट की बेस की बात कर लूँ, चाहे मैं रीजन की बेस की बात कर लूँ, चाहे मैं रिलीजन की बेस पे, तुमने देखा होगा कि समटाइम्स क्या होता है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन कभी कभी नेगेटिव पॉइंट इस हिसाब से क्रिएट हो जाता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, वोट के लिए हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करने लग जाते हैं, है ना, ठीक है। हम किसी कम्युनिटी के ब्याह पे टारगेट करते हैं, चाहे वो मतलब बेसिकली डिवीजन हो जाता है, ठीक है।
और समटाइम्स क्या होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर अगर मैं अगले नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करते हैं। अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस से यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मतलब मेरा ऐसा मतलब बेसिकली हम जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देखो कुछ प्रोमिसेस लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है, जैसे मैं बोलता हूँ अगर मैं इलेक्शन में अगर मैं एज अ लीडर मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप हम मुझे जिताएंगे तो मैं क्या करूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करूंगा, है ना, मैं जॉब का क्रिएशन करूंगा, है ना, मैं ट्राई करूँगी बहुत सारे कंपनीज को मैं यहाँ पे बाहर की कंपनीज को यहाँ पे लाऊं जिससे यहाँ पे जॉब का क्रिएशन बढ़े, है ना, मेरा फोकस रहेगा स्टार्टअप जैसी चीजों पर फोकस रहेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर आती है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मैं प्लान्स की बात करूँ जो अनरियलिस्टिक बेसिकली क्या होती है, प्रोमिसेस आती है, तो वो हमारी कौन कौन सी हो जाती है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं क्या, जैसे कि फ्री बस सर्विस। ये जो फ्री बस सर्विस है ये क्या है, ये क्या, ये अनरियलिस्टिक प्रोमिस नहीं है, सिर्फ जीतने के पर्पज से, सिर्फ जीतने के पर्पज से हमने किया है कि हमें बस अभी वोट को गेन करना है और अपनी खुद की पॉलिटिकल मतलब कि खुद को हमें बस जिताना है, हमें खुद की अपनी सरकार क्या करनी है, गवर्नमेंट हमें फॉर्म करनी है बस। तो ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म से, चाहे मैं फ्री बस सर्विसेज एक इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया है, तो ये सब चीजें क्या होती है, अनरियलिस्टिक होती है जो प्रोमिस है, जिसका मतलब बेसिकली इससे ग्रोथ का कोई ऐसा कोई मतलब पॉइंट नहीं बोल सकते कि इससे कंट्री का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। ठीक है, और तुम्हें पता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल पे करप्शन भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत लोग करप्शन करते हैं, वायलेशंस क्रिएट होती है, तो कुछ पॉलिटिकल कंपटीशन के हमने नेगेटिव पॉइंट की बात की। क्या ये बातें यहाँ पे क्लियर होती हैं? तो आइए वन बाय वन इसको भी जरा देख लेते हैं। तो मैंने सबसे बोला पॉजिटिव पॉइंट के अंदर क्या बोला कि इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमें क्या होता है कि गिव अ पीपल, गिव गिव पीपल अ चॉइस ऑफ लीडर एंड पार्टीज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमने नेगेटिव पॉइंट की बात करी, क्रिएट्स डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन क्रिएट हो जाता है, किसके बेस से, बेस्ड ऑन, जैसे मैं यहाँ पे कास्ट बेस पे बोल सकता हूँ, रिलीजन बेस पे मैं बात कर सकता हूँ, चाहे मैं बोल सकता हूँ रिलीजन बेस के अलावा मैं इसको बोल सकता हूँ रीजन बेस पे भी समटाइम्स हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर मैंने अगला पॉइंट क्या बोला, जैसे कि मैंने बोला पॉजिटिव पॉइंट के, तो पीपल के पास बहुत सारे लीडर्स या पार्टीज के क्या होते हैं, चॉइस ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें जो रूलर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, तो कीप रूलर, कीप अ रूलर अकाउंटेबल टू द पीपल, अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, ये भी हम इसके अंदर पॉइंट बता। अगर मैं इसके अंदर मैं बात करूँ, ठीक है, एक तो हमने देखा क्रिएट अ डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, रीजन के बेस पर डिवीजन क्रिएट होते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से। ठीक है, वहां पर हमने देखा इसके अंदर लीडर का जो फोकस होता है, बेसिकली जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स फोकस मोर विनिंग, इनके पास जीतने पे फोकस होता है देन ऑन सर्विंग द पीपल, सर्विंग द पीपल। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ क्या बोल सकता है, इंकरेजेस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, encourages encourages the party encourages the parties to make better policy। ठीक है, बेटर पॉलिसी में देते हैं। अगर मैं इसके अंदर मैं कुछ और पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो मैं हमने बात की था नेगेटिव के अंदर, जिसके अंदर जो मतलब कि जो बेसिकली जो लीडर्स होते हैं वो कैसे प्रोमिस करते हैं, अनरियलिस्टिक प्रोमिस का वादा करते हैं,
रियलिस्टिक प्रोमिस का क्या करते हैं, वो वादा कर जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिनके भी आप हम बोल सकते हैं। देखो वैसे नो डाउट पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा तो होता है, अगर कोई क्वेश्चन टाइम क्वेश्चन पूछे कि क्या पॉलिटिकल जो कंपटीशन है, हाँ अच्छा है। बस मैं यहाँ पे मैंने इसके दो एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किए, एक तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट में और मैं कुछ और बातें इसके अंदर ऐड कर दूं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें डिफरेंट व्यूज एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटीज हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रिप्रेजेंट डिफरेंट व्यूज एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटीज। तो यहाँ पे सभी को मौका मिलता है पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हर तरह के, अब देखो इलेक्शन टाइम में जब मल्टीपल जब रिप्रेजेंटेटिव हर एरिया से खड़े होते हैं तो हर किसी की थिंकिंग, हर किसी के व्यू, हर किसी के, अगर मैं उनके बात कर लूँ, चाहे मैं व्यूज की बात करूँ चाहे इंटरेस्ट की बात करूँ, सबके डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे सभी के हमें क्या होते हैं, इंटरेस्ट और उनके जो बेसिकली व्यू पॉइंट होते हैं हमें देखने को मिलते हैं, जो सबके बेसिकली अलग अलग होते हैं। तो वही वाली यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रिप्रेजेंट डिफरेंट व्यू एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किया जिसके बारे में हमने समझा कि पॉलिटिकल कंपटीशन होता क्या है। एंड पॉलिटिकल मतलब कि कंपटीशन के बेसिकली हमें दो एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक होते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, तो एक क्या होते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। तो अब फर्दर हम इसके आगे एक दूसरा टॉपिक समझेंगे, क्या व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारे इलेक्शन का सिस्टम क्या है। आइए उस टॉपिक के बारे में हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगला हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अगर हम अपने इंडिया के अंदर अगर हमारा अपने सिस्टम की बात करें इलेक्शन में, तो हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन के क्या सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले आता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है। सबसे पहले अगर हमें इसके अंदर कोई समझना हो तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे। अभी हम समझेंगे वन बाय वन समझेंगे। सबसे हम बात करें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करते हैं, ठीक है। फिर आता है इलेक्टोरल रिजर्व आता है, क्या आता है इलेक्टोरल रिजर्व की हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वोटर के लिस्ट की, वोटर्स लिस्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। वोटर लिस्ट के बाद होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट की हम बात करेंगे। उसके बाद अगर हम फर्दर अगर और आगे हम समझे तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, देखो नॉमिनेशन हो गया, पहले होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, फिर इलेक्टोरल रिजर्व आता है, फिर वोटर के लिए आती है, फिर नॉमिनेशन कैंडिडेट, फिर उसके बाद आता है इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन आता है, फिर आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ रिजल्ट की हम बात करते हैं। तो कुछ हमारे सिस्टम्स होते हैं इलेक्शन के। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है मतलब कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। फिर हम क्या करते हैं, इलेक्टोरल के अंदर हम क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं कुछ सीट्स के ऊपर, जैसे कि एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए, चाहे हम बात कर लेते हैं जैसे वुमेन्स के लिए हम बात करते हैं, उनके लिए क्या कर मतलब कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन के उनके लिए सीट को हम रिजर्व करते हैं। उसके बाद आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होता है। ये नॉमिनेशन कैंडिडेट का मतलब होता है कि अगर कोई भी अगर पर्सन अगर इलेक्शन के अंदर क्या होना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, एज एक नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। उस बारे में भी हम इसके अच्छे से चीजें एक एक करके हम समझेंगे। उसके बाद आता है इलेक्शन। तुमने नोटिस किया होगा, देखो इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है, तुमने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन आता है तो हर कोई पार्टी क्या करती है, अपनी कैंपेन करती है। कैंपेन का मतलब होता है जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि गरीबी हटाओ का नारा, चाहे मैं बात कर सकता हूँ जैसे गरीबी हटाओ का जो नारा था इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था,
है ना, लगभग 1971 की बात हम करते हैं ना, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो क्या होता है, तो कि बेसिकली इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या करते हैं, एक छोटे से वर्ड्स के थ्रू क्या करते हैं, हम सोसाइटी की बिग प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, बिग प्रॉब्लम्स को हम उस कैंपेन के थ्रू हम मतलब बेसिकली जनता के सामने रखते हैं, जिसमें जनता के अटेंशन को हम क्या कर सके, ग्रैब कर सके, जनता के अटेंशन को हम क्या कर सके, ग्रैब कर सकते हैं। ये हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपना इलेक्शन कैंपेन, देखा ना इलेक्शन कैंपेन तो अपने बारे में बताती है, वो कहते हैं कि आप हमें जिताएंगे तो हम ये आपके लिए करेंगे, वही तो ये प्रोमिस की वादे करते हैं, समझ आया। अगर मैं वहीं पे जैसे कि इलेक्शन कैंपेन बेसिकली स्लोगन दिया जाता है ना, स्लोगन भी तो समटाइम्स हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो उसके बाद क्या होता है, ऑफ कोर्स ये बात है, फिर होता है जैसे जो पोलिंग बूथ होती है वहां पे लोग जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, जिस पार्ट जो भी उनको रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या जो पार्टी पसंद है उनके जाके ईवीएम मशीन होती है उसके अंदर जाके क्या करते हैं, जो भी वोटिंग जो वहां पर जहाँ पर पोलिंग होता है वहां पर जाके वोट क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर काउंटिंग ऑफ द रिजल्ट होता है। देखो मैं जैसे अपने इंडिया के अंदर सिस्टम है तो हमारे इंडिया में चलता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम चलता है। हमारे इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम चलता है। देखो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्या होता है, मैं इसकी बातें पहले बता देता हूँ। देखो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम ये कहता है कि चाहे कितने, देखो तुम्हें पता है, मान लो चलो एग्जाम्पल 1 2 3 4 कोई रीजन था, कोई एक स्पेसिफिक एरिया था, स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां से खड़े हुए, हमें चार मतलब कि बेसिकली हमें चार रिप्रेजेंटेटिव दिख रहे। अब हो रहा है इलेक्शन, इलेक्शन में लोगों ने वोट दे दिया, मान लो इस पर्सन को मिले लगभग 35 वोट्स, इसको मिले 15 वोट, इसको मिले 40 वोट, इसको मिले 60 वोट। तो ऑफकोर्स ये बात है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट तुम बोलोगे कि ये लास्टली जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको कितने वोट मिले, 60 वोट मिले, तो ऑफकोर्स ये बात है कि ये जो बंदा होगा वो जीत गया। और जीत गया तो क्या ऑफकोर्स ये बात है, क्या ये अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, यस, तो ये अपनी क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो यही ऐसा कुछ सिस्टम चलता है हमारे इंडिया के, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम हम कहते हैं, ठीक है। ये बातें क्या होती है यहाँ पे क्लियर होती हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम वन बाय वन एक एक टॉपिक हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम समझते हैं कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, चाहे मैं इलेक्टोरल रिजर्व की बात कर लूँ, चाहे मैं वोटर की लिस्ट की बात कर लूँ, चाहे मैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट की बात कर लूँ, चाहे मैं इलेक्शन कैंपेन की, चाहे मैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द रिजल्ट की मैं बात करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को हम इसके अंदर समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, इलेक्टोरल मतलब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है, जैसे हमने अपनी कंट्री क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, हमने अपनी कंट्री को डिवाइड इनटू द स्मॉल एरिया। बेसिकली हम डिफरेंट एरिया में हमने क्या कर रखा है, अपनी मतलब कि अपने कंट्री को डिवाइड कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल अगर समझते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे कंट्री के अंदर लगभग, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा के अंदर हमने कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज बांट रखा है, हमने 543 कॉन्स्टिट्यूंसी, कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज बांट रखा है, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने क्या कर रखा है, हमने उसके अंदर हमने बांट रखा है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने इलेक्शन के पर्पज से ना, जैसे अब तुम्हें पता है इंडिया एक कंट्री है ना, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ मध्य प्रदेश, जैसे कि बात सकता हूँ केरला की बात कर सकता हूँ, बिहार बात कर सकता हूँ, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूँ, चाहे मैं दिल्ली की बात कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है, हमने क्या कर रखा है, हमने सभी को ना क्या कर रखा है, बांट दिया है, क्या कर दिया है, बांट दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, क्या कहते हैं हमने, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। बेसिकली इंडिया इज divided into different areas for the purpose of election,
हमने इलेक्शन के पर्पज से इसको हमने क्या कर रखा है, छोटे छोटे एरिया में हमने इसको क्या कर रखा है, बांट रखा, मतलब डिफरेंट एरियाज में हमने बांट दिया। देखो हमारे कंट्री के अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं, ये इसको मतलब कि पूरे इलेक्शन से पहले क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट किया जाता है। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज पहले क्रिएट किया जाता है। ये करने का जो अधिकार होता है करते को ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग, अगर मैं आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये अधिकार है डिलिमिटेशन कमीशन के पास होता है। डिलिमिटेशन कमीशन के पास होता है कि जो हमारे कंट्री के अंदर क्या करते हैं, वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट करते हैं, कमीशन। ठीक है, तो यही काम क्या करते हैं, ये जो डिलिमिटेशन जो कमीशन होते हैं वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। मतलब बेसिकली इंडिया को एक डिफरेंट एरियाज में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, अब देखो हर एरिया के अंदर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं, वो डिपेंडेबल होता है वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ का टोटल पॉपुलेशन कैसी उस जगह की है, उस एरिया की। ठीक है, क्या बात यहाँ पे चीजें क्लियर होती है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने इसकी एग्जाम्पल में बात की, मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे लोकसभा की मैं बात करता हूँ, अगर मैं लोकसभा की मैं बात करता हूँ तो लोकसभा के अंदर टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने क्रिएट किए, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने क्या कर रखे हैं, हमने क्रिएट कर रखे हैं। अब हम अगला इसके अंदर दूसरा हमें पॉइंट समझना है, जिसके दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हम बोलते हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम बात करेंगे। पहले समझते रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब क्या था। जैसे कि मैंने बताया था, हम इलेक्शन के पर्पस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम एक बेसिकली हम एक बेसिकली इलेक्शन बेसिकली हम क्या करते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब जितने भी हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने क्रिएट कर रखा, हम हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करते हैं कि हम उसके अंदर कुछ सीट्स को हम क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं फॉर द बेसिकली बोल सकते हैं कुछ एसटी ग्रुप्स के लिए, कि हम बात करते हैं एसटी ग्रुप के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ वुमेन्स के लिए, जो वुमेन्स जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ सूट मतलब कि सीट्स को हम क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिकली बोल सकते हैं एक तरह का सिस्टम है, क्या बोल सकते हैं, सिस्टम फॉर सिस्टम ऑफ, एक तरह का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, किस चीज का सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ, सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम रिजर्व करते हैं बेसिकली किन के लिए करते हैं। अगर मैं बेसिकली इनकी बात करूँ तो बेसिकली हम किन के लिए करते हैं, बेसिकली हम इनको, अगर हमें ये जो सिस्टम जो हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमने ये लेके आए, हम बेसिकली इसको हम किसी लिए करते हैं, हम बोल सकते हैं हु बिलोंग टू, मतलब कि हमें जो सिस्टम होता है फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम किन के लिए जो हमने रिजर्व कर रखा है कॉन्स्टिट्यूंसी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग जो वीकर सेक्शन के अंदर काउंट होते हैं, जो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो क्या कर सके, वो कहीं टिकट्स ले सके, तो हम क्या करते हैं, इन जैसे लोगों के लिए, इन जैसे कम्युनिटीज के लिए हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ सीटें रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि जो वीकर सेक्शंस होते कौन है, हु बिलोंग टू, हु बिलोंग हु बिलोंग टू, अगर कोई भी पर्सन, चाहे वह एससी हो चाहे मैं एसटी की बात कर लेता हूँ, अगर कोई पर्सन वो एससी से चाहे एससी से बिलोंग करता है, हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ सीट्स को हम क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर फॉर द इलेक्शन पर्पस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ, अगर मैं लोकसभा इलेक्शन की मैं बात करता हूँ, अगर मैं लोकसभा 2019 के अकॉर्डिंग बात करूं, तो हमने देखा था कि एससी के अंदर लगभग, हम एससी के अंदर लगभग हमने 84 सीट्स क्या करके रिजर्व कर रखी। एससी के अंदर हमने कितनी सीट रिजर्व कर थी, 84 सीट्स हमने क्या कर रखी, रिजर्व कर रखी। वहीं पे मैं एसटी की बात करूँ तो हमने लगभग 47 सीट्स हमने क्या कर रखी है, हमने रिजर्व कर रखा है। हमने कब की बात करी है, लोकसभा के अंदर 2019 की मैं यहाँ बात करूँ। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, तो हमने लगभग वन थर्ड जो सीट्स है, वन थर्ड सीट्स रिजर्व्ड, हमने क्या कहा, रिजर्व कर रखा है। चाहे मैं इन रूरल एरिया की बात करूँ, चाहे मैं उसको अर्बन एरिया की बात करूँ, तो हमने क्या कहा, वन थर्ड जो सीट्स हमने रिजर्व कर रखा है फॉर, रिजर्व फॉर, हमने किसके लिए रिजर्व कर रखा है, हमने उसको रिजर्व कर रखा है फॉर वुमेन कैंडिडेट। किसके लिए हमने रिजर्व कर रखा है उसको,
वुमेन कैंडिडेट के लिए हमने इसको रिजर्व कर रखा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमें क्लियर होता है। मैंने बताया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम क्या करते हैं, हम अपने कंट्री को हम डिफरेंट एरियाज में हम क्या करते हैं, उसको बेसिकली डिवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। ठीक है, पर्पस ऑफ इलेक्शन के लिए। फिर बाद में हमने क्या किया, फिर हमने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने रिजर्व किया। किन के लिए रिजर्व किया हमने, हमारे सोसाइटी के ऐसे लोग जो वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं, मतलब कि बेसिकली हु बिलोंग टू एससी एसटी, चाहे वो एससी से बिलोंग कर सकता है, एसटी से बिलोंग कर सकता है। लगभग हमने लोकसभा के अंदर 2019 के अकॉर्डिंग में बात करूँ, 2019 में हमने एससी के अंदर 84 सीट्स हमने रिजर्व कर रखा है, और एसटी के अंदर में लगभग 47 सीट्स हमने क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। अब इससे क्या 1/3 सीट जो हमने किसके लिए रिजर्व कर रखा है, वुमेन्स कैंडिडेट के लिए भी हमने लगभग क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, चाहे वो अर्बन एरिया की बात करूँ, चाहे मैं या रूरल एरिया की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें हमें यहाँ पे क्लियर होती है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन कंसिडर करने की आदत है, जिससे क्या हो सके, जिससे अपलिफ्टमेंट हो सके वीकर सेक्शंस को। ठीक है, उनको भी मौका मिले। ठीक है, उनके लोग आगे तो उनके बेसिकली उनके लिए भी ऐसे कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे, है ना। तो बेसिकली कि हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे सेक्शन जिनको हमने मार्जिनलाइज कर रखा, उनको भी मौका मिले, वो भी अपने आप को क्या कर सके, अपलिफ्ट कर सके हमारे। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सब चीजों को हम रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम अगला टॉपिक हम इसके अंदर देखते हैं, वोटर्स की लिस्ट। देखो अगला हमारे पास टॉपिक कौन सा आता है, मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैं वोटर की लिस्ट की मैं बात करूंगा, वोटर्स लिस्ट की बात करूंगा। देखो वोटर लिस्ट क्या होता है, तुमने देखा होगा इलेक्शन होने से पहले कुछ इलेक्शन कमीशन के जो कुछ इन्फोर्सर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, हमारे घर आते हैं। वैसे तुमने देखा ना, वोटर की लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि ऐसे मतलब इस साल जो इलेक्शन होने वाला, इस साल के इलेक्शन ऐसे कितने पर्सन है जो एलिजिबल है वोट करने के लिए। मतलब कि ऐसा देखते कि कितने ऐसे पीपल हैं जो इस साल वोटिंग में हिस्सा लेंगे, या ऐसे कितने पर्सन जो एलिजिबल है बेसिकली वोट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो वोटर लिस्ट तैयार होता है, हम किन बेसिस पे करते हैं, देखो एक टर्म चलता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, ये यूनिवर्सल अडल्ट जो सफरेज होता है, क्या बताता है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर या तो वो 80 हो या चाहे 80 से प्लस हो, उस पर्सन के पास क्या होता है, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि उस पर्सन के पास वोटिंग का राइट होता है। किसका राइट होता है, वोटिंग का राइट होता है, मतलब कि वो वोट करने के लिए क्या होता है, एलिजिबल होता है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट हो, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो भैया बेसिकली बोलते हैं वाइट हो, चाहे वो नॉन वाइट हो। बेसिकली वो पर्सन क्या होता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की उस पर्सन के पास होता है वोटिंग राइट। इसके अंदर ये भी बात बोली जाती है कि हर पर्सन की एक वोट की वैल्यू, मतलब एक पर्सन एक वोट, और एक वोट एक वैल्यू के बराबर होता है। क्या होता है, एक वोट के बराबर होता है। तो हम इन बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक वोटिंग की लिस्ट तैयार करते हैं, है ना। एक वोटर की बेसिकली हम क्या करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं, मतलब कि द लिस्ट ऑफ द दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। बेसिकली क्या होता है, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, जो क्या होता है, वोट के लिए जो एलिजिबल होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक शीट तैयार करते हैं, है ना। और इसको क्या करते हैं, हम सभी पार्ट बेसिकली सभी को हम सभी पार्टी को हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हम सीट तैयार करते हैं उसमें ये चीजें उसके अंदर देखी जाती है कि ऐसे कितने पर्सन है जो इस साल के वोटिंग में हिस्सा ले सकते लेंगे, है ना। तो यही क्या होती है, हमारी वोटर की लिस्ट होती है। ठीक है, अब वोटर लिस्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम अनदर नाम से जानते हैं, हम इलेक्टोरल रोल भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्टोरल रोल भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हमें क्या होता है, क्लियर होता है, और इसके आगे के पॉइंट को भी हम समझते हैं। अगला हमारे पास आता है टॉपिक, अगला हमारे पास क्या आता है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट की हम बात करते हैं।
ये नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का मतलब क्या था कि अगर कोई भी पर्सन ये चाहता है कि वो इलेक्शन के अंदर मतलब कि इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। बस कुछ बेसिक सी क्राइटेरियाज होते हैं, उस क्राइटेरिया को हमें क्या करना पड़ता है फुलफिल, जैसे कि लगभग जैसे 25 बोला जाता है, ठीक है। और एजिस जैसे क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, चाहे हम बात करते हो कि भैया इंडिया का क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करना, तो उसको क्या होता है, एक नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, एक नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और साथ में उसके सम अमाउंट ऑफ मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट उसे रखना पड़ता है, ठीक है। क्या है, तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे बात की। यहाँ पे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का मतलब है कि कोई भी, देखो एक चीज और इसके अंदर है, अगर कोई भी पर्सन अगर वो वोट दे सकता है, तो क्या वो पर्सन इलेक्शन के अंदर मतलब कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव क्या खड़ा हो सकता है, मैं बोलूंगा हाँ। अगर हमारे इंडिया के अंदर कोई पर्सन अगर वोट दे सकता है, तो इलेक्शन में भी क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट, हम बोल सकते हैं एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट कंटेस्ट द इलेक्शन, है ना। अगर वो इलेक्शन को क्या करना चाहता है, कंटेस्ट करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, एक मतलब कि बेसिकली क्या करना, हैज टू फिल दी, उसे क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एक एज अ नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, हैज टू फिल दी नॉमिनेशन फॉर्म, है ना। नॉमिनेशन का क्या करना पड़ेगा, उसको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एंड सम अमाउंट ऑफ मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी क्या करना पड़ेगा, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा कुछ अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे समझी। अच्छा ठीक है, जैसे नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, जब कोई फॉर्म फिलअप करने जाता था, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें बोला गया था कि उन्हें एक लीगल डिक्लेरेशन फॉर्म भी साथ में क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। क्या बोला, जब भी कोई पर्सन अगर नॉमिनेशन का फॉर्म भरता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया था, इसमें बोला गया लॉ पास किया जिसमें बोला था कि उनको ना एक लीगल क्या करना भाई, एक लीगल डिक्लेरेशन, एक लीगल क्या डिक्लेरेशन का भी फॉर्म क्या करना पड़ेगा, उनको फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है। ये लीगल डिक्लेरेशन फॉर्म है क्या, जरा वन बाय वन एक एक चीज समझते हैं। हमें उस लीगल डिक्लेरेशन मतलब जो लीगल डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है, उसके अंदर क्या बताना पड़ता है, अगर किसी भी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई अगर सीरियस केसेस अगर पेंडिंग है, तो वो हमें बताना पड़ेगा उस फॉर्म के अंदर, ठीक है। दूसरा हमें क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला, एनी सीरियस एनी सीरियस केसेस पेंडिंग अगेंस्ट, कोई भी सीरियस केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, ठीक है। एक तो वो उसके अंदर फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर, ठीक है। दूसरे यहाँ पे हमें बताना पड़ता है द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट, या तो हम बोलते हैं हिज या हर फैमिली, उसके एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू भी उस डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, एसेट एंड लाइबिलिटीज की बतानी पड़ेगी ऑफ द कैंडिडेट, ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, या तो हिज और हर फैमिली, ठीक है। ये भी पॉइंट हमें यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, क्लियर होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, हमने एक तो कोई भी सीरियस केसेस पेंडिंग है तो उस फॉर्म के अंदर बताना पड़ेगा, चाहे कोई वैल्यू ऑफ द एसेट है, साथ में हमें क्या बताना पड़ता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, फिकेशन ऑफ द कैंडिडेट,
डेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ये हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं? तो जब भी नॉमिनेशन में कैंडिडेट अगर कोई फॉर्म फिलअप करता है तो उसको कुछ ये लीगल डिक्लेरेशन फॉर्म भी क्या करना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है, मतलब फॉर्म के अंदर मतलब फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें क्या होती है यहाँ पे क्लियर होती है, और आगे हम फर्दर और टॉपिक्स को हम क्या करते हैं यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम अगला पॉइंट समझते हैं इलेक्शन कैंपेन। तो यहाँ पे हम इलेक्शन कैंपेन की हम बात करते हैं, इलेक्शन कैंपेन की बात करते हैं। देखो इलेक्शन कैंपेन बेसिकली एक तरह का क्या होता है, प्रचार की तरह ही होता है, जिसमें जब भी इलेक्शन होता है तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव या पार्टी, तुमने देखा होगा अपने एरिया के अंदर, तुम दे सकते हो इलेक्शन टाइम में क्या करते हैं, वो अपने बारे में आके बताते हैं, या बेसिकली क्या करते हैं, एक तरह से कैंपेन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कैंपेन के अंदर वो क्या करते हैं, सोसाइटी के जो बिग प्रॉब्लम्स होती है उसकी थ्रो क्या करते हैं, वो पीपल्स के या बेसिक सिटीजन के अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको वोट्स मिल सके, ठीक है। तो यही क्या होता है हमारा इलेक्शन कैंपेन के अंदर कुछ नहीं होता, बहुत सारे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज try to focus पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशू। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे मान लो हर एरिया के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है ना, हमारे इंडिया के अंदर हर एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो जैसे ही कोई भी लीडर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्कूल, अपना एरिया के स्कूल से उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, हम यहाँ पे एक न्यू हॉस्पिटल हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। साथ में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे अगर रोड्स की प्रॉब्लम है, हर जगह रोड पे कहते हैं हम एक नया रोड्स हम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे वो प्रोमिस करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, कैंपेन के थ्रू, जिससे क्या कर सकते हैं वो पब्लिक के इंटेंशन को ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें इलेक्शन में क्या मिलता है, ज्यादा वोट्स मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कैंपेन है क्या, जिसमें क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है, ट्राई टू फोकस ट्राई टू फोकस क्या करती है, वो फोकस करती है किसी को, ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन, किसके लिए, पब्लिक अटेंशन, ठीक है, पब्लिक अटेंशन, ठीक है, पब्लिक अटेंशन इन सम बिग इशू, सम बिग इशू, ठीक है, सम बिग इशू के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर हम समझे तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर क्या दिया जाता है, स्लोगन्स यूज किए जाते हैं। बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पार्टी या जो लीडर्स होते हैं क्या करते हैं, स्लोगन्स का यूज करते हैं। जैसे हम कुछ स्लोगन्स का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं स्लोगन्स की बात करूँ तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, गरीबी हटाओ का नारा, क्या गरीबी हटाओ, जो इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था ये नारा, ये भी बेसिकली स्लोगन। तो क्या ये सोसाइटी, एक स्लोगन के थ्रू हम सोसाइटी के बिग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। ये बात करें 1971 की, जब इंदिरा गांधी जी ने, जब गरीबी उस टाइम पे कितने पीक पे थी हमारे इंडिया के अंदर गरीबी, है ना। तो इन्होंने एक स्लोगन के थ्रू इन्होंने पब्लिक अटेंशन को ग्रैब किया एक बिग प्रॉब्लम के थ्रू, है ना। तो ये क्या है, इलेक्शन कैंपेन था जिसके अंदर इंदिरा गांधी जी ने अच्छा खासा वोट भी उनको मिला था, और जीती भी थी बहुत सारे अच्छे खासे वोट से भी, है ना। अगर इसी तरह से और मैं समझू इसके अंदर, और क्या समझो इसके अंदर में, सेव डेमोक्रेसी की मैं बात कर सकता हूँ, डेमोक्रेसी सेव डेमोक्रेसी की मैं बात कर सकता हूँ। और इसी की तरह जैसे सेव डेमोक्रेसी जो बेसिकली जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिया गया था, जो जनता पार्टी के क्या थे, लीडर थे। अगर मैं और समझाऊँ तो इसके अंदर बेसिकली हम बोल सकते हैं लैंड टू द टीलर्स, ठीक है, लैंड टू द टीलर्स की मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है स्लोगन के। और हमारे कंट्री के अंदर जब भी इलेक्शन होता था, ऑफकोर्स इलेक्शन कैंपेन, और इलेक्शन कैंपेन को कंट्रोल करने के लिए ईसीआई क्या करती है, कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली रूल्स पास, मतलब रूल्स लगाती है, जिससे इलेक्शन कैंपेन को क्या करते हैं, रेगुलेट कर सके। तो इलेक्शन कैंपेन को रेगुलेट कैसे किया जाता है, इसके बारे में जरा समझते हैं। इलेक्शन कैंपेन को रेगुलेट कैसे किया जाता है, रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव ना कास्ट के नाम पर, चाहे मैं बात करूं रिलीजन के नाम पे, अपील नहीं कर सकता है कि वोट्स के लिए, ठीक है। दूसरे यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स वो क्या नहीं करते, अपने वोटर्स को या तो डरा धमका नहीं सकते, या रिश्वत वैसे कुछ दे नहीं सकते, तो बेसिकली बोलते हैं ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स हम बोल सकते हैं।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जीती हुई पार्टी ऑलरेडी जिनकी सरकार खुद फॉर्म थी पहले से, वो क्या कर सकती है कैंपेन के अंदर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती है इन इलेक्शन, मतलब इन इलेक्शन कैंपेन के अंदर। जैसे कि गवर्नमेंट व्हीकल्स की मैं बात कर सकता हूँ, चाहे मैं बात कर सकता हूँ एयरक्राफ्ट की, है ना। तो बेसिक गवर्नमेंट चीजों को यूज नहीं करना, वैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी यूज नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी चीजें हम इसको रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें बात कर रहे हैं कि नो पार्टी या कैंडिडेट कैन क्या क्या नहीं कर सकते, कैन ब्राइब या थ्रेटन वोटर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसी के अंदर और चीजों, तो मैंने क्या समझाया, कैन नॉट यूज, मतलब कि पार्टी और कैंडिडेट कैन नॉट यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ठीक है। क्या नहीं यूज करते, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते इन इलेक्शन कैंपेन के अंदर। अगर मैं इसी के अंदर और चीजें क्या समझाया मैंने, कैनॉट अपील टू दैम, कैनॉट अपील टू दैम इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कास्ट और यहाँ पे रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसी के अंदर समझे तो अगर मैं इसी के अंदर और पॉइंट्स को अगर मैं डिस्कस करूं, आप इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन में कितना खर्चा कर सकते हो, कितना खर्चा नहीं कर सकते, ये भी कौन रेगुलेट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो आप लगभग 25 लाख तक का खर्चा आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन कैंपेन के अंदर कर सकते हो, ठीक है। क्या बुद्धि है, अगर इलेक्शन किसका हो, लोकसभा का हो, लोकसभा के अंदर लगभग 25 लाख तक का खर्चा किसके ऊपर स्पेंड करते हो, 25 लाख स्पेंड ऑन इलेक्शन कैंपेन। अगर वो असेंबली इलेक्शन हो, असेंबली कौन सा इलेक्शन, असेंबली, अगर मैं इलेक्शन की बात करूं तो लगभग कितने तक का खर्चा कर सकते हैं, लगभग 10 लाख तक का खर्चा या स्पेंड ऑन इलेक्शन कैंपेन में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये बातें समझ आया कि इलेक्शन कैंपेन क्या आता है, और आगे हम और टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो अगला हमारे पास टॉपिक क्या आता है, अगला आता है लास्ट, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। देखो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स का मतलब होता है कि लिस्ट बन गई, कैंपेन हो गई, फिर लोग क्या करते हैं, अपने जो उनके पास वोटर आई कार्ड होता है, वो वोटर आई कार्ड जहाँ जहाँ जिसको जो सा वोट मिलता है वोट के अंदर जाते हैं, बूथ में जाते हैं, है ना। जैसे नॉर्मली स्कूल्स होते हैं, है ना, स्कूल के अंदर जाते हैं और अपने अकॉर्डिंग उनको जो भी रिप्रेजेंटेटिव अच्छा लगता है उस रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, वो वोट करते हैं, क्या करते हैं, वोट दे के आते हैं। फिर आफ्टर वोट के बाद क्या प्रोसेस होता है कि आफ्टर वोट के बाद फिर होता है काउंटिंग ऑफ वोट्स होते हैं। काउंटिंग ऑफ वोट्स के अंदर जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा, जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट मिलता है, वो कैंडिडेट क्या होता है, वो जीत जाता है इलेक्शन के अंदर, ठीक है। यही होता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स काफी पसंद आया होगा। एंड अगर इस लेक्चर्स के, वीडियोस के किसी भी टॉपिक्स के अंदर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं और मैं उसमें रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू।